हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका एफआर दैट्स इट रिवीजन सीरीज में। और यहां पर आज हम बात करेंगे इंड एस 2 इन्वेंट्रीज का कंप्लीट रिवीजन। सर कैसे होने वाला है रिवीजन? तो मैं आपको बता दूं, रिवीजन के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए और ये दोनों चीजें मैं अपनी तरफ से आपको पीडीएफ में फ्री दे रहा हूं। क्या? सबसे पहले होने चाहिए आपके पास ये मेरे दैट्स इट हैंड रिटन नोट्स, और दूसरा होना चाहिए आपके पास 190 ये जो क्वेश्चंस हैं, मतलब मैं 100 कितने क्वेश्चंस होने वाले मुझे नहीं पता, अप्रोक्सीमेटली 190 200 क्वेश्चंस होंगे, मस्ट डू क्वेश्चंस की पीडीएफ। अब ये दोनों चीजें आपको कहां मिलेंगी? मैं पिछले वाले वीडियो में भी बता चुका था, फिर से बता रहा हूं। गूगल ड्राइव लिंक है और ये गूगल ड्राइव लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया है। टेलीग्राम का लिंक डायरेक्टली मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है। आई होप आपने पिछले वाले लेक्चर देखे होंगे, अगर हाँ तो मुझे जरूर बताना कैसे लगे। और अभी अपन शुरू करेंगे इंड एस 2 इन्वेंट्रीज। ठीक है, चलो बढ़िया तरीके से करेंगे, मजेदार तरीके से। इंड एस 2 नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इसका वेटेज ऑलमोस्ट होता है 4 to 5 मार्क्स का। सबसे पहले बात करते हैं सर इन्वेंट्री क्या है। बच्चों, इन्वेंट्री होती है एक असेट, तभी तो वो बैलेंस शीट में दिखती है ना। तो इन्वेंट्री असेट होती है। सर एक सेकेंड, आपने बोला तभी तो बैलेंस शीट में दिखती है, पर सर इन्वेंट्री तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखती है, तो सर असेट कैसे हुई? बेटा एक्चुअली क्या होता है, जब आप इन्वेंट्री को परचेज करके लाते हो तो आप उसको यहां परचेज पे रिकॉर्ड करते हो 1 लाख रुपीस। अगर 1 लाख रुपीस, ठीक है, अगर आपने उसको सेल नहीं कर पाए तो क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर सेल होगी ना। तो क्या हुआ, जब आप परचेज रिकॉर्ड करते हो तो आप उसको कहीं ना कहीं एक्सपेंस मान लेते हो, पर लॉजिकली आपको एक्सपेंस मानना नहीं चाहिए जब तक आप सेल नहीं करते हो। और अगर वो इन्वेंट्री सेल नहीं हुई फिर आप उसी एक्सपेंस को रिवर्स कर देते हो और यहां दिखा देते हो क्लोजिंग स्टॉक। सो लॉजिकली देखा जाए तो इन्वेंट्री आपके क्रेडिट साइड में आती है ट्रेडिंग अकाउंट के, तो इसका मतलब ये कोई एक्सपेंस इनकम नहीं हुई, ये हुआ एक्सपेंस का रिवर्सल। एक्सपेंस का भी डेबिट बैलेंस होता है, इन्वेंट्री का भी डेबिट बैलेंस होता है। तो आप क्या करते हो, एक्सपेंस को क्रेडिट करके असेट को डेबिट करते हो। इसीलिए मोरल ऑफ द स्टोरी, इन्वेंट्री जब तक आपकी सेल नहीं हो जाती, क्या बोला मैंने? जब तक आपकी इन्वेंट्री सेल नहीं हो जाती या फिर रॉ मटेरियल जब तक कंज्यूम नहीं हो जाता, हमेशा वो तब तक क्या बना रहेगा? असेट। अब ये असेट 3 फॉर्म में होता है, हम सब जानते हैं। फर्स्ट, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फिनिश गुड्स, जो भी चीज को हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हैं। दूसरा, हेल्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में अभी पड़ा हुआ है, मतलब WIP। और तीसरा, ऐसा मटेरियल जिसको मैं कंज्यूम करूंगा, प्रोडक्शन के अंदर करूंगा, टू बी कंज्यूम्ड, प्रोडक्शन के अंदर या सर्विस रेंडर करने के लिए मैं उसको कंज्यूम करूंगा उस मटेरियल को, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। तो मेरी एक इन्वेंट्री है जो असेट के फॉर्म में है, जो या तो फिनिश गुड्स, WIP या फिर रॉ मटेरियल होगी, फिनिश गुड्स या फिर स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, ये होती है इन्वेंट्री। इंड एस 2 इन 3 जगह पे अप्लाई नहीं होता। इवन तो ये तीनों चीजें इन्वेंट्री होंगी, पर ये तीनों पे इंड एस 2 नहीं लगेगा। पहला, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, आप उनको स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड करके बैठे हो। सुना होगा, आपके कोई दोस्त यार होंगे, आप किसी को पहचानते होंगे जो रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में, मतलब दे परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल। तो दे रेगुलरली ट्रेड्स इन शेयर मार्केट्स, बॉन्ड्स। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक स्टॉक है, पर स्टिल भले स्टॉक है, उनके ऊपर आप इंडेक्स 109 और 32 लगाओगे। ठीक है, यस। बायोलॉजिकल असेट्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अगर आपके पास बायोलॉजिकल असेट मतलब एनिमल्स या प्लांट्स आपके एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में है, तो भी इनके ऊपर AS2 इंड AS2 नहीं लगेगा। और उन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा कर रहे हो, इमीडिएटली प्रोड्यूस पैदा कर रहे हो, जैसे गाय मतलब काऊ, आपका कौन है? काऊ इज एनिमल, इट इज अ बायोलॉजिकल असेट, इंड AS2 नहीं लगेगा। काऊ ने मिल्क दिया, काऊ ने मिल्क दिया, सो मिल्क एट द सेम टाइम, जैसे ही आपने काऊ से मिल्क लिया, दैट बिकम्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, इमीडिएटली उसके ऊपर इंड AS2 नहीं लगेगा, इंड AS 41 लगेगा। ठीक है, इंड AS 41 लगेगा। आगे फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो इंड AS2 लग जाएगा, बट फर्स्ट इंस्टेंस में इंड AS 41 लगेगा, इंड AS2 लगेगा। तो इन तीनों चीजों के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बायोलॉजिकल एसेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, इंड AS2 नहीं अप्लाई होगा। सर मैं बिल्डर हूं, मैं रियल एस्टेट में हूं, और सर मैं जो बिल्डर हूं, मेरे पास मैंने फ्लैट्स बना के रखे हैं, कमर्शियल स्पेस बना के रखा है, रेडी टू सेल है, क्या मेरे ऊपर इंड AS 2 अप्लाई होगा? यस। रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज,
अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में आपके पास जितने भी फिनिश गुड्स हैं, मतलब यूनिट्स, फ्लैट्स, हाउसेस, रॉ हाउसेस, कमर्शियल शॉप्स, ये सबके ऊपर आपको इंड AS 2 लगाना पड़ेगा। आप भले रियल एस्टेट में हो, आपके ऊपर इंड AS 2 लगेगा, ठीक है। एनिमल्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब देखो एनिमल्स यहां भी आ रहे हैं, एनिमल्स यहां भी आ रहे हैं, पर यहां था रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जब आपके एनिमल्स होते हो तो आप उनको बेचते नहीं हो, यूज करते हो। और यहां लिखा है एनिमल हेल्ड फॉर सेल, मतलब पेट शॉप। अगर आप पेट शॉप है, आप बेचते हो, कुत्ते बिल्ली बेचते हो, आप बेचने का काम करते हो, तो ऐसे केस में आप इंड AS 2 अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, अब बढ़ते हैं मेन पॉइंट पे। सर हम सब बचपन से पढ़ते आए कि सर इंड AS 2 का जो वैल्यूएशन होता है वो होता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। अब पूरे इंड AS में मैं आपको बस यही सिखाने वाला हूं कि कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, NRV कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाद में विच एवर इज लोअर कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अपन यही आइडेंटिफाई करते रहेंगे, ठीक है। यस, तो चलो आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले कॉस्ट की बात करते हैं। तो सर इन्वेंट्री को सबसे पहले हम खरीद के लेके आए, किस पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट पे, इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट। सर कॉस्ट में क्या आएगा, चार चीजें याद रखना, चार चीजें, पीसी, सीसी, ओसी, बीसी। बीसी मतलब बोरिंग कॉस्ट वाला बीसी, तुम्हारा वाला बीसी नहीं। तो चार चीजें, पीसी, सीसी, ओसी, बीसी। परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट। अब बोरिंग कॉस्ट भी क्या इन्वेंट्री में हमेशा आएगा, नहीं। बोरिंग कॉस्ट इन्वेंट्री में आएगा ओनली अगर इन्वेंट्री तुम्हारी क्वालिफाइंग असेट है इंड AS 23 के हिसाब से, अदरवाइज बाकी तीन चीजें तो पक्का पक्का आएंगी। अब याद रख लो बेटा, ये कुछ कुछ आइटम याद रखने पड़ेंगे। पीसी में क्या आएगा, और बहुत कॉमन सेंस है, परचेज प्राइस तुम्हें पता है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करेंगे तुम्हें पता है, ट्रेड डिस्काउंट रिबेट माइनस करेंगे, यू नो, फ्रेट इनवर्ड, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांजिट इंश्योरेंस, प्राइमरी पैकेजिंग। अगर पता नहीं था तो हाईलाइट कर देना, प्राइमरी पैकेजिंग इंपॉर्टेंट। और ब्रोकरेज पे टू इंडेंटिंग एजेंट और ब्रोकरेज पे टू एजेंट फॉर द परचेज, ये सारी चीजें तुम्हारी परचेज कॉस्ट में आती हैं। एनी एक्सपेंस ऑफ टेस्टिंग फेज शेल बी कैपिटलाइज नेट ऑफ स्क्रैप सोल्ड। ये मैं ना आपको इंड AS 16 में पढ़ाऊंगा। जब आप टेस्टिंग कर रहे हो किसी एसेट की, तो वो टेस्टिंग के खर्चे कैपिटलाइज होते हैं, वो आपके इंड AS 16 पीपी में कैपिटलाइज होते हैं अगर वो आपकी पीपी है। बट अगर आप इन्वेंट्री में भी टेस्टिंग कर रहे हो तो वो भी आप उसको यहां ले सकते हो, ठीक है ना। नेट ऑफ स्क्रैप सेल आप उसको यहां पर ऐड कर सकते हो अगर आप इन्वेंट्री भी टेस्टिंग में कर रहे हो तो। नाउ द सेकंड कॉस्ट इज परचेज कॉस्ट के बाद कन्वर्जन कॉस्ट। अब ये कन्वर्जन कॉस्ट सिर्फ कब आएगा, अच्छा मैं अलग अलग केसेस बताता हूं। इमेजिन यू आर अ ट्रेडिंग कंपनी, यू आर अ ट्रेडिंग कंपनी, यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो आपके लिए इन्वेंट्री का सिर्फ परचेज कॉस्ट काफी है। आप क्या करोगे कन्वर्जन कॉस्ट, कोई मतलब नहीं है। तो परचेज कॉस्ट आपके लिए इन्वेंट्री हो गई, दैट्स ऑल। बट आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो फॉर परचेज कॉस्ट इट इज अ रॉ मटेरियल, बट नाउ आपको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है तो आपको कन्वर्जन कॉस्ट लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ अगर हाँ। तो अब मैं अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मेरी सबसे दो इंपॉर्टेंट कॉस्ट लगने वाली है, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री लिखा है, फिक्स्ड नहीं लिखा है। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोलते हैं। बेटा सिंपल सी बात बताऊं, लेबर कॉस्ट ना तुम्हें हमेशा दिया रहेगा, तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑलवेज दिया होगा। प्रॉब्लम है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स दो टाइप के होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब पहले इसको ना समझो, समझने की कोशिश करो कि ये ओवरहेड्स जो वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, इनको मुझे इन्वेंट्री में कैपिटलाइज कैसे करना है। बेसिकली आई एम टेलिंग यू कि कन्वर्जन कॉस्ट विल बी एडेड, मतलब कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है इन्वेंट्री की कॉस्ट में, क्योंकि इन्वेंट्री एसेट है तो मैं कैपिटलाइज कैसे करूंगा। मुझे चाहिए वेरिएबल ओवरहेड का रेट, फॉर एग्जांपल 20 रुपीज पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो मैं कितना डालूंगा, 20 इंटू 50,000, दैट मींस 10 लाख रुपीज। तो सिंपल सी पॉइंट है, रेट मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोड्यूस, रेट मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोड्यूस। मुझे फिक्स्ड ओवरहेड को और वेरिएबल ओवरहेड को इस तरीके से इन्वेंट्री की कॉस्ट में कैपिटलाइज करना है। यूनिट प्रोड्यूस मतलब आई मीन टू से एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। चलो तो दो चीजें हो गई, परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट। अब क्या होती है थर्ड, अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट मतलब पहले हिंदी में सुनो या फिर इसको इंग्लिश में भी सुनाऊंगा, ऐसी कोई भी कॉस्ट, ऐसी कोई भी कॉस्ट जो इन्वेंट्री को सेल करने की कंडीशन तक पहुंचा है, जहां से तुम उसको सेल कर सकते हो।
सेल करने की लोकेशन और कंडीशन। हियर आई शुड राइट सेलेबल कंडीशन एंड लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपका इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर हो गया पर आप उसको बेचोगे अपने वेयरहाउस से, तो वेयरहाउस तक पहुंचाने का एक्सपेंस विल बी ट्रीटेड एज अदर कॉस्ट। इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन एज वेल एज लोकेशन तक पहुंचाने का खर्चा, एनी कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू सेलेबल कंडीशन एंड लोकेशन। फॉर एग्जांपल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सबसे बेस्ट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ट्रांजिट इंश्योरेंस होगा, एंड सेकेंडरी पैकेजिंग, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको फिर से पैकेजिंग लगेगी। दैट ऑल कॉस्ट विल बिकम द पार्ट ऑफ अदर कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। लॉजिकली हम ये क्या कर रहे हैं, हम कैपिटलाइज कर रहे हैं इन्वेंट्री कॉस्ट में ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया 50 लाख रुपीस का, ठीक है, उस पे जीएसटी आपका 5% रिफंडेबल है, आएगा क्या? नहीं आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी 8% है, इंपोर्ट ड्यूटी रिफंडेबल नहीं होती, कुछ नहीं लिखा है, नहीं होगी, तो आप इसमें ऐड कर दोगे। ट्रांसपोर्ट ऐड कर दोगे, तो अब, और आपने रॉ मटेरियल कितना परचेज किया? 40,000 परचेज किया, रॉ मटेरियल 40,000 परचेज किया। चलो पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। 50 प्लस 8% प्लस 150, 50 प्लस 8% प्लस 150, टोटल रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट कितना हो गया? 55,50,000। नाउ अब मुझे चाहिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट। अब ये ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनना, कितना रॉ मटेरियल खरीदा मैंने? 40,000 यूनिट्स का, ठीक है। नॉर्मल वेस्टेज एंटिसिपेटेड 1%, 1% ऑफ 40,000 मतलब 400। ऐसा है कि मैं ऑलरेडी एंटिसिपेट करके बैठा हूं कि जब भी मैं परचेज करूंगा मुझे नॉर्मल 1% का तो लॉस होगा ही होगा, आई एम श्योर हमेशा होगा। तो इसका मतलब लॉजिकली भले मैं 40,000 परचेज कर रहा हूं पर मैं सोचूंगा क्या कि बॉस 40,000 माइनस 400, मैं तो जो भी पेमेंट कर रहा हूं वो 40,000 के लिए पेमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं पेमेंट कर रहा हूं 39,600। मेरी बात समझ में आ रही है? जब मुझे पहले से ही पता है कि मेरे को तो नुकसान होने वाला है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो भी आई हैव पेड, इट इज पेड नॉट फॉर 40, इट इज पेड फॉर 39,400। तो इसीलिए रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल परचेज कॉस्ट मतलब दिस वन डिवाइडेड बाय यूनिट परचेज मतलब 40 माइनस नॉर्मल वेस्टेज, माइंड इट, नॉर्मल वेस्टेज मतलब 400। जो मैंने आपको बोला कि मैं तो 39,600 के लिए परचेज कर रहा हूं, सो माय रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बिकम्स 140.15, 140.15 पर यूनिट, ठीक है। अब मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ? मेरा एक्चुअल लॉस हो गया 1000 का। इसका मतलब 400 तो मैं एंटिसिपेट कर रहा था, बाकी जो 600 एक्स्ट्रा हुआ है दैट इज माय एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस मुझे अलग से कैलकुलेट करके शो करना पड़ेगा। अभी इसी एग्जांपल को आगे बढ़ो तो कुल मिला के मैंने कितने यूनिट्स नेट परचेज किए एंटिसिपेटेड लॉस हटा के? 39,600। उसमें से भी मैंने बोला कि भाई मेरा 600 का तो सच में लॉस हो गया, जो एक्चुअल लॉस है और जो मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था। बचे कितने? 39। फॉर एग्जांपल उसमें से मैंने 30,000 कंज्यूम कर दिए, तो 39,600 में से 600 एबनॉर्मल, 30 कंज्यूम्ड और बाकी रहा मेरा क्लोजिंग स्टॉक 9,000। नाउ इन सबकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? आप यूनिट जो निकाल चुके हो ना 140.15, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए ये यूनिट रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालना बहुत 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 जरूरी है। ये चीज निकालना बहुत जरूरी है ताकि आप आगे फर्दर कॉस्ट तीनों की निकाल सको, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम की क्यों? ताकि ये फिनिश गुड्स में जाएगा। क्या मेरी आपको बात समझ में आ गई? यस और नो? तो 600 मल्टीप्लाई बाय 140.15, 30,000 140.15, 9,000 140.15, ये चला गया एबनॉर्मल लॉस मेरे P&L में। ये कहां चला गया? ये जाएगा मेरे फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम मेरी फिनिश गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, मेरी असेट। इसको मैं कंपेयर करूंगा, इसका मैं मेजरमेंट करूंगा आगे चल के। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो दैट वे आपको रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट जरूरी है निकालना। चलिए फिर बात करते हैं इन कंटिन्यूएशन ऑफ द अबव एग्जाम। अच्छा, मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, इंडेस 2 में 6 क्वेश्चंस हैं अच्छे वाले, मैं आपको करवाऊंगा। सर ये क्वेश्चन कर ले काफी है? हाँ सर, अगर मान लो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन मैंने कर लिए, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकता हूं? ऑफ कोर्स यस। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आपको और करने चाहिए, पर ये क्वेश्चन काफी है। ऑलराइट, नाउ एग्जांपल 2 चलते हैं इन कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जांपल 1। मजा आएगा, बहुत बढ़िया।
मैंने आपको बोला दिस इज टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। नाउ कितना आपने कंज्यूम किया? 30, याद रखना 30 कंज्यूम किया, मतलब फिनिश गुड्स में डाला। नाउ मैंने आपको कहा था लेबर कॉस्ट ऑलवेज आपको गिवन होगा, लेबर कॉस्ट आपको गिवन होगा 30,000 गिवन। नाउ वेरिएबल ओवरहेड ये भी आपको रेट गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, क्या करोगे? रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड इज अ प्रॉब्लमेटिक, वेरिएबल ओवरहेड एंड लेबर बोथ आर वेरिएबल, दे आर नॉट गिविंग यू प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। द प्रॉब्लमेटिक पार्ट इज टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, डेप्रिसिएशन, सैलरी, ये फिक्स्ड ओवरहेड है। इसको मैं कैसे इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करूं? मुझे इसके लिए चाहिए सबसे पहले रेट, एब्जॉर्प्शन रेट। कॉस्टिंग याद होगा सीए इंटर का, एब्जॉर्प्शन रेट। अब इसका एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर, ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटी मतलब एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, मुझे एक्सपेक्टेड है कि मैं ईयरली 40,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकता हूं और मेरा ईयरली एक्सपेंस 12 लाख है। मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया है? 30। सर ये 30 कहां से आया? ये बात सुनना आप, ये 30 कहां से आया, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे फाइनल लेवल पे भी। तो बेटा 30,000 का आपको याद होगा मैंने मटेरियल कंज्यूम किया था। अब आपको ये समझ के चलना है, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा आप 1:1 का रेशियो मानोगे, मतलब 1 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 1 फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, नो वेस्टेज, नो एक्स्ट्रा, नो लेस क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी, 1:1। मतलब अगर आपको अलग से फिनिश गुड्स प्रोड्यूस नहीं दिया हुआ, मटेरियल कंज्यूम्ड को ही आप एक्चुअल प्रोडक्शन बोलोगे, तो ये वहां से आया। और नॉर्मली आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो? 40, विच एवर इज हायर, मतलब 40। तो आप फिनिश गुड्स फिक्स्ड ओवरहेड का रेट निकालोगे 12 डिवाइडेड बाय हायर ऑफ नॉर्मल और एक्चुअल, मतलब डिवाइड बाय 40। तो रेट क्या निकला? रेट निकला 30 रुपीज। अब ये कोइंसिडेंट है कि इसका और इसका सेम रेट है, ठीक है ना, 30 रुपीज निकला। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में आप दोनों ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? रेट, रेट मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोड्यूस, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस। तो अपने एक्चुअल कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? आपने प्रोड्यूस किए 30,000, सो 30 इंटू 30 रुपीज, 30 रुपीज। इस तरीके से आपने वेरिएबल ओवरहेड्स को, फिक्स्ड ओवरहेड्स को कैपिटलाइज कर दिया फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट में। और रॉ मटेरियल कंज्यूम तो आपका आ चुका है वही वाला 42,04,500, जिसको ऊपर आपने सेकंड एग्जांपल में निकाला था, सॉरी फर्स्ट एग्जांपल में निकाला था, ठीक है। और लेबर भी आ चुका है। नाउ अल्टीमेटली, अच्छा इसके अलावा और क्या है? एग्जांपल में मैंने दिया है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू वेयर हाउस, ये मैंने जानबूझ के दिया है 2 लाख, तो ये हो गया आपका अदर कॉस्ट। तो अब देखो क्या क्या आ गया? मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया आपका पीसी, लेबर वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड आ गया आपका सीसी, एंड अदर कॉस्ट आ गया आपका ओसी, पीसी सीसी ओसी। ये हो गए आपके टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। और आपने कितने फिनिश गुड्स बनाए? जस्ट अभी डिस्कस हुआ 30,000, तो डिवाइड बाय करो 30,000, तो आपकी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ गई 306। इसको किससे कंपेयर करोगे? एनआरवी से। एनआरवी है 400, तो आप कॉस्ट पे मेजर करोगे। एनआरवी है 250, तो आप 250 पे मेजर करोगे, एनआरवी पे, कॉस्ट पे नहीं करोगे। दैट वे यू फाइंड आउट द कॉस्ट। तो सर मोरल ऑफ द स्टोरी, मैंने आपको 2 एग्जांपल करवाए, उन दोनों एग्जांपल्स का आप देखो फंडा क्या है। इन दोनों एग्जांपल में आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, हमेशा फॉर्मूला टोटल परचेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स परचेज्ड माइनस नॉर्मल वेस्टेज, एक्चुअल नहीं नॉर्मल वेस्टेज। अब जो ये आपको पर यूनिट कॉस्ट मिला है, इसको आपको तीनों में जाके मल्टीप्लाई करना है। तीनों में कौन कौन से मल्टीप्लाई करना है? एबनॉर्मल लॉस में जाके मल्टीप्लाई करना है, मटेरियल कंज्यूम में जाके मल्टीप्लाई करना है, क्लोजिंग स्टॉक में जाके मल्टीप्लाई करना है। एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल कंज्यूम्ड और क्लोजिंग स्टॉक में जाके मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों का आपको कॉस्ट मिल जाएगा। एक बात मैंने अभी आपको एग्जांपल में सिखाई। फिर मैंने आपको क्या सिखाया? फिर मैंने आपको सिखाया कि एबनॉर्मल लॉस तो पी&एल में जाएगा। फिर मैंने आपको सिखाया फिक्स्ड ओवरहेड जो होगा उसका भी रेट चाहिए। तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, मतलब एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो ये हो गया आपका रेट, ये हो गया आपका रेट। इस रेट को आप जाके मल्टीप्लाई करते हो फिनिश्ड गुड्स में, जाके आप यहां पर मल्टीप्लाई करते हो एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। Variable overhead rate will always be given in the question. Normal capacity is also known as expected production. That's fine. इस तरीके से आप इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालते हो। अब इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या एक्सपेंसेस बिल्कुल नहीं आएंगे? हमने बोला क्या आएंगे? पीसी, सीसी, ओसी। अच्छा सीसी में प्रोडक्शन ओवरहेड्स, बट क्या नहीं आएंगे? एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल नहीं आएगा, पी&एल में जाएगा।
स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स आई सेड वो नहीं आएगा। जैसे वेयर हाउस रेंट, फिनिश गुड्स वंस प्रोड्यूस्ड, आपने उसको ट्रांसफर किया वेयर हाउस में, ट्रांसफर का जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन वो अदर कॉस्ट। अब एक बार वो वेयर हाउस में पहुंच गया तो वेयर हाउस में उसको मेंटेन करने का खर्चा एक्सपेंस विल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मतलब वेयर हाउस का रेंट, वेयर हाउस कीपर की सैलरी, ये सब नहीं आएगा। पर अगर आप रॉ मटेरियल का स्टोरेज कॉस्ट बियर कर रहे हो तो वो तो इन्वेंट्री में कैपिटलाइज होगा, क्योंकि अभी तक आपकी इन्वेंट्री बनी नहीं है। बाकी सारे ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को छोड़कर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल ओवरहेड्स, ये सब नहीं आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। और बोरिंग कॉस्ट अगर इन्वेंट्री आपकी क्वालिफाइंग नहीं है तो। सो ऑल दीज एक्सपेंसेस विल बिकम द पार्ट ऑफ P&L। ऑल राइट, मैंने आपको वापस से मेरा वो एग्जांपल देखो जाके, सेकंड नंबर एग्जांपल ये वाला, उसी का मैंने नीचे यहां पर बढ़िया सा आपके लिए रेडीमेड फॉर्मेट बना दिया है। रेडीमेड फॉर्मेट आपके लिए बना दिया है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 मतलब ये रहा नोट नंबर 4, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आया, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर वेजेस गिवन, वेरिएबल ओवरहेड्स यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय रेट जो कि आपको दिया होगा, फिक्स ओवरहेड यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय रेट, नोट नंबर 5, नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 रेट। Other cost to bring the inventory into sellable condition means transport cost from factory to warehouse. टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, डिवाइड बाय किया आपने एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, आपका कॉस्ट पर यूनिट आ गया। मैंने आपको अभी एक असम्पशन बताया था, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन देन वी शैल ऑलवेज अज्यूम क्या, मटेरियल कंज्यूम नंबर इज इक्वल टू एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस नंबर 1:1। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 1:1, ये आपको सोच के चलना है हमेशा। सो बेटा ये था आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। आई होप अभी तक आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सारे क्वेश्चंस आपको इकट्ठे करवाऊंगा, एक साथ आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द एनआरवी वाला पार्ट, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री एट बैलेंस शीट डेट, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। व्हाट इज एनआरवी? वी ऑल नो एनआरवी मींस हाउ मच अमाउंट वी आर एक्सपेक्टिंग टू रिकवर, कितना पैसा हमारा रिकवर होने वाला है, कितना पैसा रिकवर होने वाला है। सो लॉजिकली वी अप्लाई अवर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, वी परचेज द इन्वेंट्री एट 100 रुपीज बट वी आर गोइंग टू रिकवर 200 रुपीज। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, हम अपनी इन्वेंट्री को 100 पे ही रखेंगे, बट वी आर गोइंग टू रिकवर 90 रुपीज, तो हम अपनी इन्वेंट्री को 90 पे लेके आएंगे। वी आर अप्लाइंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो एनआरवी का फॉर्मूला एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस इज द एनआरवी। ओके, एनआरवी, ये एग्जांपल की जरूरत नहीं है, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ एनआरवी की बात करते हैं। सर एनआरवी निकाली कैसे जाती है? आपने सर इन्वेंट्री असेट बोला था और असेट में 3 असेट बोली थी, फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी एंड थर्ड वन वाज फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी एंड थर्ड वन वाज रॉ मटेरियल। तो सर हमें तीनों को मेजर करना है, तो क्या हमें सर तीनों का एनआरवी लगेगा? ध्यान से सुनो, सबसे पहले अगर आपके पास तीनों इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी और रॉ मटेरियल, आप स्टार्टिंग रॉ मटेरियल से नहीं करोगे, आप स्टार्टिंग उल्टा करोगे। ऑलवेज स्टार्ट विथ रिवर्स, लाइक फिनिश्ड गुड्स से पहले आपको एनआरवी निकालना है। कैसे? फिनिश गुड्स का नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो कि हमारे पास अवेलेबल होगा माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। बेटा याद रख लो, जैसे ब्रोकरेज कमीशन, पैकेजिंग चार्जेस, रिपेयरिंग चार्जेस, ये सब सेलिंग एक्सपेंस है। तो मुझे फिनिश गुड्स का एनआरवी मिल गया, पहले मैं फिनिश गुड्स का एनआरवी निकालूंगा। नाउ यहां पर माइंड इट, मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। आपके पास 300 यूनिट्स है फिनिश गुड्स के, जिनकी ओरिजिनल कॉस्ट है 150। उन 300 यूनिट्स में से आपके 50 यूनिट्स डिफेक्टिव हैं, ठीक है ना, जिनकी सेलिंग प्राइस है 125। तो आउट ऑफ 300 50 आर डिफेक्टिव, तो 250 आर नॉर्मल। तो नॉर्मल की जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है और डिफेक्टिव की सेलिंग प्राइस कम है। तो क्या आप सारे 300 यूनिट्स को एक जैसा मानोगे? नहीं, 300 के 2 हिस्से करोगे, 250 कॉस्ट और नॉर्मल एनआरवी विच एवर इज लोअर, 50 कॉस्ट और एनआरवी ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स विच एवर इज लोअर। कैसे? 300 में से नॉर्मल फिनिश गुड्स 250, कॉस्ट कितना 150, एनआरवी ज्यादा है, हमने कॉस्ट पे मेजर किया। 50 यूनिट्स डिफेक्टिव, इनका एनआरवी कितना है 125, कॉस्ट कितना है 150, विच एवर इज लोअर क्या है? एनआरवी इज द लोअर, तो आपने मेजर किया एनआरवी पे। सो याद रखना, डिफेक्टिव गुड्स के केस में आप एनआरवी भी डिफेक्टिव गुड्स की लोगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है?
क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? डिफेक्टिव गुड्स के केस में आपको डिफेक्टिव लेना है, बस मैंने वही लिखा है यहां पर। क्या लिखा है? इफ सम पोर्शन ऑफ फिनिश गुड्स आर डिफेक्टिव देन एनआरवी ऑफ सच डिफेक्टिव फिनिश गुड्स विल बी लेस देन नॉर्मल एनआरवी। अगर डिफेक्टिव है फिनिश गुड्स तो उनकी एनआरवी भी नॉर्मल एनआरवी से कम होगी। तो ये था तुम्हारा एनआरवी सबसे पहले फिनिश गुड्स का। अब उल्टा फिनिश गुड्स से रिवर्स कर रहे थे ना अपन, पहले फिनिश गुड्स फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस समझाने से पहले एक पॉइंट सुन लो। टू कैलकुलेट एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स वी शुड कंसीडर एक्चुअल सेलिंग प्राइस आफ्टर बैलेंस शीट डेट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एग्जांपल, आप बैलेंस शीट डेट पे खड़े हो 31 मार्च को, और आप सबको पता है कि 31 मार्च को आपने फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन कर लिया है, 300 यूनिट्स निकले, ठीक है ना। क्या ओरिजिनली आप अपनी इन्वेंट्री का एनआरवी आज ही निकालते हो? नहीं। एनआरवी कब निकलता है? जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज करोगे इन द मंथ ऑफ मे बी अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ जून, मतलब मार्च हो चुका है, फिजिकल स्टॉक 300 यूनिट्स का आपको पता है, उनकी कॉस्ट आपको पता है, पर अब आप जून में फाइनल अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रहे हो, तो यहां पर आप क्लोजिंग स्टॉक का मेजरमेंट करोगे जून में, ठीक है। जब आप जून में क्लोजिंग स्टॉक का मेजरमेंट करोगे तो आप बोलोगे यार कॉस्ट तो मुझे पता है, एनआरवी क्या है? तो क्योंकि आप जून में खड़े हो तो एनआरवी के लिए इंड एस कहता है बॉस मार्च हो चुका है, अप्रैल, मई, जून अभी आप खड़े हो, तो ये देख लो जो इन्वेंट्री 300 यूनिट्स की यहां थी मार्च में, 300 यूनिट्स की, वो क्या अप्रैल में सेल हुई, मई में, जून में सेल हो गई? कितने में हुई? वही तुम्हारी एनआरवी है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस आफ्टर बैलेंस शीट डेट, वही तुम्हारी एनआरवी है। सर 300 यूनिट से मान लो सेल हुए 100 यूनिट्स और 200 यूनिट्स अभी तक अनसोल्ड है, अब क्या? तो बेटा आउट ऑफ 300 100 यूनिट सेल हुए ना, तो उनकी एनआरवी एक्चुअल सेल प्राइस, और जो नहीं हुए सेल उनकी एनआरवी जो भी तुम्हारी नॉर्मल सेलिंग प्राइस होती होगी। एग्जांपल करो, जैसे तुम्हारे पास लैपटॉप कंप्यूटर का फिजिकल स्टॉक रखा था 31 मार्च में, क्लोजिंग स्टॉक 150 यूनिट्स, नॉर्मली तुम उनको सेल करते हो 1,20,000 पर यूनिट पे, ठीक है ना। अब अप्रैल में, मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद, यू गॉट एन कस्टमर ऑर्डर ऑफ 100 यूनिट्स, आउट ऑफ 150 यूनिट्स आपको कस्टमर ऑर्डर 100 यूनिट्स का आया 95,000 रुपीज के हिसाब से, और आपने सेल कर दिया। अब बताओ इन सबकी एनआरवी क्या होगी? तो क्या सबकी एनआरवी 95 होगी? नहीं, आउट ऑफ 150 100 की एनआरवी जो भी एक्चुअल डील हुआ है वही मानूंगा मैं, पर 50 की एनआरवी जो डील ही नहीं हुआ है तो नॉर्मली मैं उसको कितने में सेल कर सकता हूं, वही होगी मेरी। दैट वे यू फाइंड आउट द एनआरवी। तो सोचो एनआरवी पे कितनी सारी बातें आ गई, डिफेक्टिव वाली बात आ गई, एक्चुअल सेलिंग प्राइस आफ्टर बैलेंस शीट डेट अगर अवेलेबल है तो वो वाली बात आ गई, ये बात ध्यान रखना। हम चलते हैं अब वर्क इन प्रोग्रेस पे। अब हम चलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस पे। अब वर्क इन प्रोग्रेस का एनआरवी कैसे निकालेंगे? बेटा वर्क इन प्रोग्रेस को क्या तुम इंडिविजुअली मार्केट में सेल कर सकते हो क्या? नहीं ना। हाउ कैन यू कैलकुलेट द एनआरवी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सेपरेटली? सी फिनिश्ड गुड्स यू कैन सेल इन द मार्केट, तो तुम उसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। WIP यू आर नॉट इंटेंडेड टू सेल इन द मार्केट, WIP तुम नहीं सेल करोगे, तो इसीलिए WIP का एनआरवी इज डिपेंडिंग अपॉन द फिनिश गुड्स का एनआरवी। तो जो भी तुमने फिनिश गुड्स का एनआरवी ऊपर निकाला है वही ले लो एंड उसमें से माइनस करो, क्योंकि ये WIP है तो अभी भी इसमें फर्दर कॉस्ट लगने वाला है टू मेक इट टू कंप्लीट दैट इनटू फिनिश गुड्स। तो फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट को माइनस कर दो फिनिश गुड्स के एनआरवी से, यू विल गेट द WIP का एनआरवी। आई होप इट इज वेरी क्लियर, वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। और ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। नाउ फिनिश गुड्स हो गया, WIP हो गया, अब किसकी वाली? रॉ मटेरियल की। प्राइमा फेसी मन में यही आता है, अब सर रॉ मटेरियल का एनआरवी निकालो। तुम्हें शायद पता होगा या तुम भूल गए होगे, रॉ मटेरियल का एनआरवी निकालते ही नहीं है। यस, रॉ मटेरियल का एनआरवी निकालते ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि नहीं? रॉ मटेरियल का एनआरवी नहीं निकाला जाता है। तो रॉ मटेरियल में क्या किया जाता है? रूल ये है कि रॉ मटेरियल को मेजर कैसे करना है, दैट होली डिपेंड्स ऑन फिनिश्ड गुड्स, दैट होली डिपेंड्स ऑन फिनिश्ड गुड्स। आप ये देखो कि आप फिनिश्ड गुड्स को कॉस्ट पे मेजर कर रहे हो कि फिनिश्ड गुड्स को एनआरवी पे मेजर कर रहे हो। आप फिनिश्ड गुड्स को कॉस्ट पे मेजर कर रहे हो, क्यों? बिकॉज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर एंड हियर द कॉस्ट इज लोअर। अगर आप फिनिश गुड्स को कॉस्ट पे मेजर कर रहे हो तो आप आंख बंद करके रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट पे मेजर करोगे, बात खत्म। रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट पे मेजर करो, दैट्स ऑल। अगर आप फिनिश गुड्स को एनआरवी पे मेजर कर रहे हो, सर क्यों एनआरवी पे क्यों मेजर कर रहे हैं? एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, तो एनआरवी इज लोअर। तो ऐसे केस में रॉ मटेरियल को आप मेजर करोगे
ओरिजिनल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, विच एवर इज लोअर, जनरली रिप्लेसमेंट कॉस्ट लोअर आएगा. आई होप इट इज क्लियर टू यू. फिनिश गुड्स कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट. फिनिश गुड्स एनआरवी, रॉ मटेरियल विल बी ओरिजिनल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, विच एवर इज लोअर. एग्जाम्पल ले लो, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल ले लो, सामने देखो. आई हैव अ रॉ मटेरियल 180 kg जिसका कॉस्ट 130 है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 90 है. क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता, इट इज डिपेंडेंट ऑन फिनिश गुड्स. तो पहले फिनिश गुड्स पे जाना पड़ेगा. आई हैव WIP, कुछ नहीं कर सकता, डिपेंडिंग ऑन फिनिश गुड्स. ओके, फिनिश गुड्स. अब फिनिश गुड्स कितना है मेरा? फिनिश गुड्स कितना है मेरा? 400 kg. कॉस्ट कितना है? 300. एनआरवी कितना है? 280. क्या करूं? विच एवर इज लोअर, 280. तो 280 मल्टीप्लाई बाय 400. तो सबसे पहले मैंने फिनिश गुड्स को किया, 400 280 ये आया. अब फिनिश गुड्स हो गया, अब WIP. अब WIP का कॉस्ट कितना है? कॉस्ट इनका टिल डेट 224. ये तो फ्यूचर का है, छोड़ दो इसको. कॉस्ट 224. अब मुझे इसका एनआरवी चाहिए. तो WIP का एनआरवी किसके ऊपर डिपेंड करता है? फिनिश गुड्स के. और फिनिश गुड्स का एनआरवी कितना है? 280. तो 280 माइनस फर्दर कॉस्ट 68, माइनस फर्दर कॉस्ट 68 मतलब 212. और रियल कॉस्ट WIP का कितना था? 224. तो 224 और 212 विच एवर इज लोअर, 212. तो 212 मल्टीप्लाई बाय 100 kg, WIP का 100 kg, ये हो गया मेरा वैल्यूएशन. थर्ड, रॉ मटेरियल. थर्ड इज रॉ मटेरियल. थर्ड इज रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन डिपेंड करता है फिनिश गुड्स पे. तो फिनिश गुड्स किस पे मेजर हुआ है? एनआरवी पे. तो रॉ मटेरियल किस पे होगा? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, विच एवर इज लोअर. मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय 180, 180 90. दैट वे यू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री और वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री. बेसिकली आपने इस तरीके से वैल्यूएशन किया. आई होप यू गॉट द पॉइंट. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट. ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट. ठीक है, एक ही प्रोसेस में जब आप कॉमन एक्सपेंसेस करते हो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एक ही प्रोसेस में, और आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकलते हैं, आइदर वो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या तो वो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, या तो मिक्स हो सकते हैं. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि जो कॉमन एक्सपेंसेस हमने किए, मटेरियल कॉस्ट फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, लेबर फॉर मल्टीपल, वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर मल्टीपल, तो हमें अब हर प्रोडक्ट की इंडिविजुअल सेपरेट कॉस्ट करनी है. तो मुझे ओवरऑल जो मेरा कॉमन कॉस्ट है उसको अलोकेट करना है. कैसे करूंगा? ध्यान से सुनो. सबसे पहले बाय प्रोडक्ट को मैं मेन प्रोडक्ट नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा. और मैं बाय प्रोडक्ट को हमेशा एनआरवी पे मेजर करके उसको टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा. बाय प्रोडक्ट इज नॉट अ मेन प्रोडक्ट एंड इट शुड बी फर्स्ट मेजर्ड एट एनआरवी. सच एनआरवी शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल कॉमन प्रोडक्शन कॉस्ट. बाय प्रोडक्ट को मैं एनआरवी पे मेजर करूंगा और वो एनआरवी वैल्यू मैं टोटल कॉमन कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा. ठीक है, अब देखो करना क्या है. देयर आर सम स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, पहले टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो. स्टेप नंबर 2, अलोकेशन करो. स्टेप नंबर 3, पर यूनिट निकालो. ठीक है ना, करते हैं. चलो मैं आपको देता हूं ये सामने एग्जांपल कैसे. सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम, लेबर, ओवरहेड. ठीक है, अच्छा इसमें मैं ना एक छोटी सी बात बताता हूं, बहुत कम लोगों को पता होता है. मान लो ये फिक्स्ड ओवरहेड है. अब एग्जाम में तुम जानते हो कि बहुत दिमाग चलता है, जरूरत से ज्यादा, और वो दिमाग पता नहीं क्यों एग्जाम से पहले हमारा चलता नहीं है. ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड है. अब अचानक से तुम्हारा दिमाग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एग्जाम में चलने लगेगा, पर घर पे नहीं चलेगा. क्या? मैं बता रहा हूं क्या. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि बच्चों फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर होंगे तो वो यूनिट प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय रेट करते हैं, और उसके लिए हमें रेट निकालना होता है. फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी. रेट निकलेगा तभी हम उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे यूनिट प्रोड्यूस से. ठीक है ना. अब ज्वाइंट प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन को देखो. फिक्स्ड ओवरहेड है, ठीक है, ज्वाइंट प्रोडक्ट 1 प्रोड्यूस हुआ, ज्वाइंट प्रोडक्ट 2 प्रोड्यूस हुआ, बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ. इन सबका सेलिंग प्राइस ये है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट बोल रहा है निकालो. ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक को मेजर करो. कहीं पे भी इसका फॉर्मूला क्या था? फिक्स्ड ओवरहेड का रेट निकालने का फॉर्मूला क्या था? फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर. पूरे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तभी भी हमारा फालतू का दिमाग चलेगा, टाइम वेस्ट. फिक्स्ड ओवरहेड के केस में याद रखना, क्वेश्चन में नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन दिया होगा दोनों, तो ही कंपेयर कर पाओगे
और रेट निकाल पाओगे। पर अगर किसी क्वेश्चन में नॉर्मल कैपेसिटी नहीं है तो बेटा एक्चुअल प्रोडक्शन को ही नॉर्मल कैपेसिटी मानते हुए तुम पूरा कॉस्ट इन्वेंट्री में ऐड कर देना, फिर अंडर एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा। एक्चुअल प्रोडक्शन मान लो 30 है तो इसी को नॉर्मल 30 मानते हुए दिस और दिस विच एवर इज हायर करते हुए पूरा तुम्हारा रेट इसी का निकलेगा, अंडर एब्जॉर्प्शन कुछ होगा ही नहीं। ये चीज ध्यान रखना। तो हमारा फालतू दिमाग चलता है, टाइम वेस्ट होता है उत्ते से। मोरल ऑफ द स्टोरी, फिक्स्ड ओवरहेड को इस बार में टोटल, ये देखो स्टेप नंबर 1 में टोटल एक्सपेंस निकाल रहा हूं, मटेरियल लेबर ओवरहेड मैंने पूरा पूरा ले लिया, मैंने उसका रेट वेट नहीं निकाला, ठीक है ना, मैंने ये टोटल एक्सपेंसेस निकाले। अब मैंने आपको बोला था कि बाय प्रोडक्ट को हमेशा एनआरवी पे मेजर करेंगे, तो बाय प्रोडक्ट कितना निकला 600 यूनिट, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 60 और उसका सेलिंग एक्सपेंस कितना है 2%, तो 60 माइनस 2%, 60 माइनस 2% मतलब 58.5। तो आप देखो मैं बाय प्रोडक्ट का एनआरवी निकाल के टोटल कॉमन कॉस्ट में से माइनस कर रहा हूं, मतलब इतना मेरा आउट ऑफ पॉकेट, और ये बाय प्रोडक्ट मैंने सेल कर दिया तो मुझे रिकवरी हो गई, तो मेरी नेट कॉस्ट इतनी आ गई आफ्टर द बाय प्रोडक्ट रिकवरी। ये मेरी नेट कॉस्ट स्टेप 1 का पार्ट है। अब मैं इसको अलोकेट करूंगा JP1 और JP2 में, इसको अलोकेट करूंगा JP1 JP2 में। कैसे अलोकेट करूंगा? इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस, नहीं यूनिट्स, नहीं यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सेल वैल्यूज, सेलिंग प्राइसेस नहीं, यूनिट्स नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सेकंड स्टेप में अलोकेशन कैसे होगा? JP1 JP2, यूनिट्स दिए हुए, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, आपका सेल वैल्यू आ गया, बस इसी सेल वैल्यू का प्रपोर्शन में आप ऊपर वाले एक्सपेंस को अलोकेट करोगे। देखो मैंने वही किया है, 3375, 3000, 6375, इसी तरीके से आपने अलोकेट किया। नाउ यू गॉट द कॉस्ट ऑफ JP1 एंड JP2, टोटल कॉस्ट। अब JP1 की टोटल कॉस्ट इतनी डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस इतना, तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया। थर्ड स्टेप, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस, वही है देखो, दिस 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 दिस, तो हमारी आ गई कॉस्ट पर यूनिट ऑफ JP1 और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ JP2। अब लास्ट में बोल रहा है कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक रखा है 1200 और 750 यूनिट्स का, तो ये लो जी 1200 और 750 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक रखा है, दोनों की कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई किया, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ गई। गाइस इसमें कोई डाउट तो आई होप आपको नहीं होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, इसमें आपको क्या स्टेप याद रखना है? स्टेप नंबर 1, टोटल एक्सपेंसेस माइनस एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट एज वेल एज एनी अदर स्क्रैप अगर होगा तो उसकी एनआरवी। अब कॉमन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को अलोकेट करोगे इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू, फिर कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे एंड दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम बायोलॉजिकल असेट। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सेप्शन बताया था कि जब आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हार्वेस्ट करते हो, हार्वेस्ट मतलब डिटैच करना, जैसे ट्री से मैंगो निकालना हार्वेस्टिंग, काऊ से दूध लेना हार्वेस्टिंग, तो वंस यू हार्वेस्टेड द प्रोडक्ट दैट बिकम्स द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हार्वेस्टेड। इमीडिएटली आपको जब उसका वैल्यूएशन करना है तो आप इनिशियल वैल्यूएशन उसका करोगे इंड AS 41 के हिसाब से एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इंड AS 41 के हिसाब से एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 29 मार्च को गाय से दूध निकाला, तो उस दूध को आप वैल्यूएशन करोगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। 31 मार्च को वही दूध का क्लोजिंग स्टॉक आपके पास मान लो रखा हुआ है, तो आप उसको 31 मार्च को, वैसे 29 के बाद 31 तक तो वो खराब हो जाएगा, मेरा एग्जांपल गलत है बट लेट इट बी, ठीक है ना। मान लो इट इज मैंगो, तो मैंगो को इनिशियली आपने फेयर वैल्यू पे बुक किया, फिर 31 मार्च को आपका वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। जब आप उसका फर्दर मेजरमेंट करोगे तो आप उसको इंड AS 2 के हिसाब से मेजर करोगे, विच एवर इज लोअर, एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। एनआरवी तो आप निकाल लोगे, कैसे एनआरवी कैसे? ऐसे बताया था ना, 31 मार्च के बाद एक्चुअल सेल प्राइस। कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट विल बी इनिशियली जो आपने जिस वैल्यू पे मेजर किया था ना वही कॉस्ट होगा, कॉस्ट विल बी द इनिशियल मेजरमेंट। एग्जांपल देखो, 28 मार्च को हार्वेस्टेड मैंगोस ऑफ 10,000 यूनिट्स एंड ऑन 31 मार्च अनसोल्ड यूनिट्स 2500। हाउ टू मेजर? एवरेज सेलिंग प्राइस 89 रुपीज। स्टेप नंबर 1, पहले मैं 28 मार्च को मैंगो का वैल्यूएशन इंड AS 41 के हिसाब से करूंगा। फॉर एग्जांपल फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 80 रुपीज है,
तो मैंने मैंगो को 80 रुपीज पे रिकॉर्ड किया, 80 रुपीज इंटू 10,000 यूनिट्स, तो एंट्री किया मैंगो अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन, क्योंकि मैंगो मैंने परचेज नहीं किया, मेरा हार्वेस्टिंग हुआ तो मेरा गेन हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, नाउ मैंने मैंगो 10,000 में से 2500 सेल कर दिया, सेल कर दिया मतलब 7500 सेल कर दिया, तो ये देखो मैंने सेल करने की एंट्री कर दी। सेल कितने में किया? 89 में। और अगर मैंने 7500 सेल कर दिया तो मुझे 7500 का सीओजीएस भी बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे मैंगो को सीओजीएस में ट्रांसफर करके और इन्वेंट्री को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास बैलेंस शीट डेट पे 2500 मैंगोज पड़े हैं जिनका इनिशियल रिकॉग्निशन 80 रुपीज से हुआ था, और इनका एनआरवी अभी चल रहा है 79। तो क्या करूंगा, 80 और 79 विच एवर इज लोअर, मतलब 79, मैं अपने मैंगोज को 79 पे मेजर करूंगा। आई होप गाइज यू गॉट दिस पॉइंट, राइट? नाउ टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोगों के लिए, फाइनल के लिए। क्या टेक्निक होती है? बचपन में सीखा था तुमने फाउंडेशन में, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन्वेंट्री बची है वो रीसेंट परचेज की कॉस्ट होगी उसकी। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज यू नो 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 60, देन अगला परचेज 100 मल्टीप्लाई बाय 68, तो इस हिसाब से आप वेटेड एवरेज कॉस्ट के हिसाब से कॉस्ट मेजर करते हो। लीफो नॉट अलाउड। ठीक है, सो नाउ देयर आर 2-3 डिफरेंट मेथड्स। वन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड बस याद क्या रखना है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए लगता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड को लगाती हैं, जहां पर आप एस्टिमेटेड कॉस्ट अज्यूम करते हो, स्टैंडर्ड रेट लेते हो, मटेरियल का स्टैंडर्ड रेट, लेबर का स्टैंडर्ड रेट वगैरह, उस हिसाब से अपनी इन्वेंट्री को कॉस्ट का मेजर करते हो। आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं फीफो के हिसाब से या वेटेड एवरेज करने की जरूरत नहीं। रिटेल प्राइस मेथड का दूसरा नाम होता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ये जनरली रिटेल इंडस्ट्री में लगता है, वो वाली रिटेल इंडस्ट्री जो लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स सिमिलर प्रॉफिट मार्जिन पे सेल करती है, जैसे डीमार्ट। डीमार्ट तो रिटेल इंडस्ट्रीज में लगता है लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स बट सिमिलर प्रॉफिट मार्जिन। उस केस में आप कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हो? सेल प्राइस में से प्रॉफिट मार्जिन माइनस करते हो, क्योंकि सेल प्राइस आपको पता होता है बारकोड से और प्रॉफिट मार्जिन आपका पता होता है, वहां से आप कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हो। लास्ट इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, मतलब मैनुअल। बेसिकली अगर आप कस्टमाइज गुड्स बना रहे हो, कस्टमाइज इन्वेंट्री बना रहे हो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप उसका पूरा डेटा मेंटेन करोगे कि ये इन्वेंट्री बनाने के लिए आपने कितना कितना एक्सपेंस किया। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। आपको कॉस्ट अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, कुछ मिसलेनियस इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं। इशू नंबर 1, ट्रेड डिस्काउंट शुड बी डिडक्टेड। ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना है, पर कैश डिस्काउंट आपको माइनस नहीं करना है इन्वेंट्री की कॉस्ट से, वो पीएनएल में जाएगा। इशू नंबर 2, पेमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री टू बी मेड बियॉन्ड क्रेडिट पीरियड। ये इंडिया 16 आपको याद होगा। आपने इन्वेंट्री परचेज किया पर पेमेंट करोगे 1 ईयर के बाद, कितना? 1 लाख। तो क्या 1 लाख आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट है? नहीं, नहीं, इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी 1 लाख नहीं है। आप पेमेंट कर रहे हो 1 लाख 1 ईयर के बाद। आप इन्वेंट्री आज खरीद के आए हो, आप इन्वेंट्री को बुक करोगे आज की प्रेजेंट वैल्यू पे, दैट इज कॉल्ड कैश प्राइस इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट वैल्यू इज 90,000, तो आप इन्वेंट्री को आप मेजर करोगे 90,000 पे, बीच का जो 10,000 है जो आप एडिशनल पे करोगे, दैट इज योर फाइनेंस कॉस्ट अनवाइंडिंग, आप उसको पीएनएल में बुक करोगे। व्हेन इन्वेंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल, एमसीक्यू रिलेटेड है, इन्वेंट्री को पीएनएल में कब लेके जाएंगे? क्योंकि शुरू में मैंने बताया था ना इन्वेंट्री इज एन एसेट, तो इन्वेंट्री को पीएनएल में कब लेके जाएंगे? नंबर 1, जब इन्वेंट्री सेल हो जाए। तो मैंने आपको बोला था वो एसेट तब तक है जब तक सेल नहीं है। सेल हो गई तो वो बन जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां जाएगा? पीएनएल में। तो पहला तो जब वो सीओजीएस बन जाए, मतलब जब वो इन्वेंट्री सेल हो जाए तो सीओजीएस के रूप में आप उसको पीएनएल में लेके जाओगे। दूसरा, जब आप इन्वेंट्री की वैल्यू को राइट ऑफ करके एनआरवी तक लेके आओगे तो लॉस को पीएनएल में बुक करोगे, या फिर आप उसका रिवर्सल करोगे तो इनकम बुक करोगे, या तो फिर कुछ इन्वेंट्रीज को आप कैपिटलाइज करोगे पीपी की कॉस्ट में। अगर आपने पीपी बनाने के लिए इन्वेंट्री को यूज किया है तो पीपी की कॉस्ट में इन्वेंट्री आ जाएगा, और वो पीपी की कॉस्ट बढ़ जाएगी और उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली पीएनएल में आएगा। ठीक है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। इशू नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये तो पढ़ा हुआ है इंडिया 16 में कि डिसमेंटलिंग, साइट रिस्टोरेशन, याद होगा, आई होप सबको याद होगा। डिसमेंटलिंग, साइट रिस्टोरेशन, डीकमिशनिंग कॉस्ट ऑफ पीपीई, जो हम फ्यूचर में इनकर करेंगे हम उसको पीपी की कॉस्ट में ऐड करते हैं, ये सबको याद होगा, है ना। यहां ऐसा कुछ है पर हल्का सा डिफरेंस है। क्या? cost of dismantling, removing, restoring site on which PPE is located and such item is used for manufacturing of goods, then such restoring is due to manufacturing of goods, not due to installation of PPE. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक PPE इंस्टॉल किया, ठीक है ना,
अब 10 इयर्स के बाद आपको उसको डीकमीशनिंग करना है, ठीक है ना। मान लो 10 इयर्स के बाद आपको दो अलग अलग टाइप ऑफ एक्सपेंसेस करने। एक तो बिकॉज यू इंस्टॉल्ड ओनली, 10 इयर्स के बाद आपको उसकी अनइंस्टॉलेशन करने में एक्सपेंस आएगा, जस्ट बिकॉज यू इंस्टॉल्ड, वेदर और नॉट यू आर मेकिंग प्रोडक्ट्स, डजंट मैटर। सो सिंस यू इंस्टॉल्ड द पीपी, आपको 10 इयर्स के बाद अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तो अनइंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट आने वाला है वो पीपीई को इंस्टॉल करने के चक्कर में आया, तो इसीलिए वो पीपीई की कॉस्ट में जाएगा। नाउ द सेकेंड एक्सपेंस, आफ्टर इंस्टॉलिंग द पीपीई, अब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, साइट खराब हो रही है, तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आफ्टर 10 इयर्स जब आप पीपी को अनइंस्टॉल करोगे तो आपको रीस्टोरेशन भी करना पड़ेगा। अनइंस्टॉलेशन का खर्चा तो हो गया, अब आपको साइट को रीस्टोर करना पड़ेगा, आपको सफाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना, पूरा क्लीन करना पड़ेगा। वो कॉस्ट आपका क्यों आया? पीपी को इंस्टॉल करने के चक्कर में नहीं, पीपी को यूज करने के चक्कर में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स करने के चक्कर में। सो देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस इन द फ्यूचर। वन, अनइंस्टॉलेशन ऑफ दैट पीपीई, वो एक्सपेंस पीपी की कॉस्ट में ऐड होगा। सेकंड, रीस्टोरेशन, साइट रीस्टोरेशन बिकॉज ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन एक्टिविटीज, वो एक्सपेंस जो फ्यूचर में होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू आज पीपी की कॉस्ट में नहीं जाएगा, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में जाएगा, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मस्ट डू क्वेश्चन मैंने डाला है। फिफ्थ, and whether entity can use different cost formula for inventories held at different geographical locations. So entity shall use the same cost formula for all inventories having a similar nature. Similar nature of inventory है, कहीं पे भी पढ़िए, location 1, location 2, location 3, state 1, state 2, city 1, city 2, similar nature of inventory है, same cost formula apply करोगे, either FIFO for all, weighted average for all, ठीक है ना, same cost formula यूज करोगे, ठीक है, अंडरस्टूड। पर अगर डिफरेंट नेचर है इन्वेंट्री का तो आप डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बाकी सब सिंपल है। मिसलेनियस पॉइंट, फीस फॉर प्रोसेसिंग लोन नॉट कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट इनकर्ड इन टेस्टिंग फेज टू डेवलप द मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड मॉडिफिकेशन नीडेड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू एग्रीड कंडीशन एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरेज कॉस्ट फॉर विस्की टू एनहांस इट्स टेस्ट फॉर ब्रिंगिंग इनटू सेलेबल कंडीशन शैल बी कैपिटलाइज्ड, विस्की उसका टेस्ट एनहांस करने के लिए स्टोरेज कॉस्ट ऐड करेंगे। That's all guys, that's all my brother। अभी आ जाते हैं अपन must do questions पे, अब आ जाते हैं अपन must do questions पे, must do questions पे। Alright guys, अब बात करते हैं अपन अपने questions की। तो मैंने जो questions डाले हैं मेरे हिसाब से ये question sufficient है, बट अगर आपको लगता है तो आप बाकी के questions भी अपनी question बैंक से देख लीजिएगा। अब पहला question है ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट पर, तो क्या बोलता है ये क्वेश्चन? ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता? जस्ट हाँ कि बॉस MP1 MP2 दो प्रोडक्ट्स निकाले इन्होंने और एक BP तीसरा प्रोडक्ट निकाला, उन्होंने रॉ मटेरियल इतना डाला, उनके इतने एक्सपेंसेस आए, रॉ मटेरियल, वेजेस, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। अब फिक्स्ड ओवरहेड के लिए अगर नॉर्मल कैपेसिटी अलग से दिया हुआ है तो रेट लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इन सबको प्लस किया, कितना आया 150, 90, 65, 50, तो ये आया 355, क्या है 355, ठीक है ना 355। अब 355 में से मैंने आपको क्या समझाया था, आप बाय प्रोडक्ट की एनआरवी माइनस करोगे, तो बाय प्रोडक्ट कितना है 200, इसकी एनआरवी कितनी है, बाय प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 20 रुपीज पर यूनिट, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5, एनआरवी के लिए प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं होता, हट। सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर इनकरिंग प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ 8000 एक्सपेंस एंड पैकेजिंग चार्जेस 2000, तो कितना है 220,000 इंटू 2000 मतलब 40 में से 8 और 2 मतलब 10, तो 30,000, तो मैं 355 में से 30,000 बाय प्रोडक्ट की एनआरवी माइनस करूंगा, अलग से मेरे पास 5,000 का स्क्रैप भी है, मैं वो भी माइनस करूंगा, तो 355 में से 30 गया और 5 गया, बचा 320, तो ये आया मेरा 320 मेरा कॉस्ट आ गया। अब मेरे टोटल कॉस्ट को मुझे एलोकेट करना है, किसमें? टोटल कॉस्ट को एलोकेट करना है MP1 MP2 में, इन द रेशियो ऑफ यूनिट्स नहीं, इन द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइसेस जो कि ये रहे नहीं, इन द रेशियो ऑफ सेल वैल्यूज, तो मैं सेल वैल्यूज निकालूंगा,
तो सेल वैल्यूज 5000 इंटू 60, 4000 इंटू 50, 5000 60 4050, ये आया 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख के प्रपोर्शन में मैंने 320 को डिवाइड कर दिया, मतलब 3:2 में, ठीक है। तो मेरा कॉस्ट आ गया 192 और 128। अब 192 कॉस्ट आ गया, डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ यूनिट से। ए गलती से क्लोजिंग स्टॉक मत कर देना, ये टोटल कॉस्ट है भाई, 192 डिवाइडेड बाय 5000, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, उसको आप क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई कर देना, आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा पढ़ने में ही टाइम लगेगा। फुल कैपेसिटी 10,000 लेबर आर, नॉर्मल कैपेसिटी 7500 लेबर आर। पहली बात तो फुल कैपेसिटी को लेते ही नहीं है कभी, नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर करके सोचा जाता है फिक्स्ड ओवरहेड के लिए। एक्चुअल लेबर आवर्स फॉर करंट पीरियड आर 6500, ठीक है। अब ये सब नंबर ऑफ आवर्स में है, नॉर्मली 7500 हम लेबर आवर्स पे काम करते हैं और एक्चुअल हमने काम किया 6500 लेबर आवर्स में। फिक्स्ड ओवरहेड से 1500 रुपीज का मुझे रेट चाहिए बॉस, मुझे रेट चाहिए, मुझे रेट चाहिए, क्योंकि इस बार एक्चुअल और नॉर्मल दोनों दिया हुआ है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है 2600 का। ओपनिंग इन्वेंट्री 25, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 65, सोल्ड 67। तो पहले तो क्लोजिंग निकाल लो। ओपनिंग 25, 65 प्रोड्यूस्ड, 67 क्लोजिंग, सॉरी 67, हाँ क्लोज 67 सोल्ड, सॉरी। तो क्लोजिंग कितना आया? क्लोजिंग आया 2300 का क्लोजिंग आ गया, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज असाइंड बाय, ओहो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीफो। अब फीफो हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो मेरे पास ना ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आई मस्ट टेल यू, ये मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आ जाओ। देखो सबसे पहले हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाला 2300 का, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं कि भाई एंटिटी तो फीफो फॉलो करता है। अब अगर फीफो फॉलो करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आया है वो पक्का पक्का करंट ईयर के प्रोडक्शन से ही आया होगा। उल्टा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो ओपनिंग हुआ होगा वो भैया सेल भी हो गया होगा, मानते हो मेरी बात? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ओपनिंग तो फर्स्ट था तो वो आउट भी तो फर्स्ट हो गया होगा ना। तो इसका मतलब जो 2300 का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो पक्का पक्का 6500 का ही पार्ट होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब जो सेल पार्ट है 6700, जो सेल पार्ट है वो कहां कहां से सेल हुआ? एक तो ओपनिंग सेल हुआ, हाँ एक तो ओपनिंग सेल हुआ, तो 6700 में से 2500 तो ओपनिंग वाला सेल हुआ और बाकी जो 42 बचा वो 42 करंट ईयर के प्रोडक्शन से सेल हुआ। मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों, आपका करंट ईयर का प्रोडक्शन कितना है? 6500 और यूनिट्स क्लोजिंग कितने हैं? 23। तो 6500 माइनस 23 यूनिट्स आपके क्लोजिंग है, तो बचे हुए 4200 कहां गए? वो सेल हो गए, ठीक है। यस, तो कुल मिला के 23 क्लोजिंग इन्वेंट्री है और 4200 इन्वेंट्री आपकी सोल्ड वाली है, सोल्ड वाली है। सर सेल तो एक्चुअली 67 है ना बेटा, 67 में से 2500 वाली इन्वेंट्री तो ओपनिंग है ना, फीफो है ना, वो तो लास्ट ईयर प्रोड्यूस हुई होगी ना, तो वो तो लास्ट ईयर वैल्यू हो गई होगी ना। तो करंट ईयर प्रोडक्शन आपका कौन कौन सा है? एक 4200 है और एक क्लोजिंग स्टॉक 2300 है। ये भी करंट ईयर में प्रोड्यूस हुआ, ये भी करंट ईयर में प्रोड्यूस हुआ, तो 2300 और 4200 करंट ईयर में कितना प्रोड्यूस हुआ? 65, यही तो है 65। मुझे इसका वैल्यूएशन करना है, मुझे ओपनिंग का नहीं करना है, ठीक है। ऑल राइट, मुझे ओपनिंग का नहीं करना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपका यूनिट कितना बना? 6500। अब एक चीज तुम थोड़ा सा ध्यान दो, तुमने कितना लेबर आवर काम किया? 6500 आवर्स काम किया और तुम्हारा कितना प्रोडक्शन हुआ? 6500 का ही प्रोडक्शन हुआ। सो कैन आई से 1 आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 6500 यूनिट्स आवर्स काम करके 6500 यूनिट्स तुमने कहीं ना कहीं प्रोडक्शन किया है। तो इसका मतलब अगर नॉर्मल कैपेसिटी तुम्हारी 7500 आवर्स की है तो प्रोडक्शन भी तुम्हारा 7500 नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। तो बस अब तो बहुत इजी हो गया। मैंने बताया था कि फिक्स्ड के केस में अपने को फॉर्मूला लगता है, तो फॉर्मूला क्या लगता है? फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 1500, ये रहा 1500 डिवाइड बाय नॉर्मल 7500 और एक्चुअल 6500, और ये यूनिट्स है बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमारा
रेट आ गया फिक्स्ड ओवरहेड का 0.2। वेरिएबल का बेटा, वेरिएबल का फॉर्मूला अगर कभी रेट निकालना भी पड़े तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, फिक्स्ड की तरह नहीं, हायर और एक्चुअल विच सॉरी नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर, यहां पर एक्चुअल ही होगा क्योंकि पूरे फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो 2600 वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 6500 एक्चुअल प्रोडक्शन, ये आपका रेट आ गया। ये रेट क्यों निकाला? ताकि इस रेट को मैं क्लोजिंग में एब्जॉर्ब करूं और प्रोडक्शन में एब्जॉर्ब करूं। शायद तुम्हें लॉजिकली अभी तक समझ में नहीं आया होगा, कर क्यों रहे, क्या कर रहे हैं हम? अल्टीमेटली हम ये करना चाहते हैं, वो हमें ये बोल रहा है कि ये जो दोनों एक्सपेंसेस आपने किए ना, ये ओवरहेड कॉस्ट, आप इसको कैसे अलोकेट करोगे सोल्ड पार्ट में और क्लोजिंग पार्ट में। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने इस क्लोजिंग पार्ट और सोल्ड पार्ट दोनों को अलग अलग किया कि बॉस जो भी मैंने प्रोडक्शन किया है करंट ईयर का, उसमें क्लोजिंग पार्ट इतना, सोल्ड पार्ट इतना, और मैंने फिर रेट्स निकाल लिए। बस अब रेट को मल्टीप्लाई करो, आ जाओ मल्टीप्लाई करो। फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 1500, इसका रेट कितना है 0.2, तो चलो क्लोजिंग इन्वेंट्री 0.2 में आपने मल्टीप्लाई किया 2300 यूनिट्स इनटू 0.2, तो इतना एब्जॉर्ब हो गया क्लोजिंग इन्वेंट्री में। जो सोल्ड पार्ट है 4200, उसमें एब्जॉर्ब कर दिया 840, तो 1500 में से आपने ये एब्जॉर्ब कर लिया, ये एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं, तो वो चला गया बैलेंस आपके P&L में। वेरिएबल ओवरहेड्स कितना था 0.4, एब्जॉर्ब करो 2300 में और 4200 में, तो वो तो पूरा एब्जॉर्ब हो गया, और पूरा होना ही था क्योंकि आपने फॉर्मूले के अंदर भी कितना रखा था 6500 यूनिट्स, 23 और 42 65 होते हैं, जबकि यहां आपने फॉर्मूले में क्या रखा था 7500 यूनिट्स, जबकि यहां कितने होते हैं 23 और 42 65, तो कुछ तो अनएब्जॉर्ब होना था, जो अनएब्जॉर्ब हुआ वो चला गया तुम्हारे P&L में। दैट्स ऑल, ये था क्वेश्चन। पॉइंट ये था कि ओवरहेड कॉस्ट को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 304, बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आपको हालांकि इसका एक एग्जांपल करवा लिया था अभी, जब मैं आपको रिवाइज करवा रहा था, एग्जांपल करवा लिया था। देखो क्या है, सबसे पहले तुम परचेज कॉस्ट को देखो, और परचेज कॉस्ट में मैं तुम्हें लिंकिंग करवा रहा हूं। चलो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में सिखाया था कि सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होती है, टोटल परचेज कॉस्ट परचेज यूनिट्स माइनस नॉर्मल वेस्टेज। तो यहां पर परचेज कॉस्ट 1 लाख डिवाइड बाय परचेज यूनिट्स 10,000, वेस्टेज है ही नहीं, तो इसका मतलब आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज आ गई। फिर मैंने आपको सिखाया था कि उसको आपको डिफरेंट चीजों में मल्टीप्लाई करना होता है। लॉस में, क्वेश्चन में लॉस है ही नहीं, मटेरियल कंज्यूम्ड में कर लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में कर लेंगे। चलो मटेरियल कंज्यूम निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। चलो निकालते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, 1100, 10,000 माइनस 900, 10,200 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये वाला रेट इंटू 10, कहां जाएगा फिनिश गुड्स की कॉस्ट में। बताया था मटेरियल कंज्यूम जो भी होता है वो कहां जाता है, फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट में जाता है, तो वो चला गया फिनिश गुड्स की कॉस्ट में। ठीक है, चलो फिनिश गुड्स की कॉस्ट में 1,02,000 वही आ रहा है, देखो 10,200 इंटू 10, 1,02,000। फिर लेबर कहा था पूरा का पूरा जाएगा, तो लेबर पूरा का पूरा चला गया। फिर ओवरहेड फिक्स्ड, वेट अ मिनट, अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड है तो ढूंढो नॉर्मल कैपेसिटी है क्या, तो हाँ दी हुई है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 15,000 kg नॉर्मल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, एक्चुअल मतलब जितना तुमने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया 1:1 बताया था, 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू 1 फिनिश गुड्स, तो एक्चुअल कैपेसिटी आपकी ये है। और अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप फिनिश गुड्स का एक बार अप्लाई करो फॉर्मूला। फिनिश गुड्स का ओपनिंग 1,000, फिनिश गुड्स का सेल 10,000, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग 1,200, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मिसिंग है, मैं बता रहा हूं, ओपनिंग प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड, ओपनिंग 1000 प्रोडक्शन x मतलब ये, क्लोजिंग 1,200 इज इक्वल टू सोल्ड 10,000। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 10,200 ही आएगा, मतलब आपने मटेरियल कंज्यूम किया 10,200, आपका प्रोडक्शन हुआ 10,200। तो मुझे बताओ फिक्स्ड ओवरहेड निकालने के लिए क्या करोगे, फिक्स्ड ओवरहेड 75,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी, ऑफ कोर्स नॉर्मल कैपेसिटी हायर वही है, तो 75 डिवाइड बाय 15 मतलब 5 रुपए, 5 रुपीज इज योर रेट।
रेट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन से। तो रेट मल्टीप्लाई बाय 10,200, 15,000, ये देखो 5 10,200। ये सारी बातें मैंने अपने दैट्स इट नोट्स में डाली थी कि नहीं डाली थी? सब डाली थी कि कैसे कैसे लेना है। ठीक है, चलो फिक्स ओवरहेड हो गया, और कुछ तो है ही नहीं, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 229,500। ये टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ गई डिवाइडेड बाय 10,200। आपका फिनिश गुड्स का कॉस्ट पर यूनिट आ गया 22 रुपीज 50 पैसा। और उसका एनआरवी कितना है? 20। तो कितने पे मेजर करोगे? 22 और 20, ऑफ कोर्स 20। तो आप फिनिश गुड्स को मेजर करोगे 20। अब 20 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1200। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1200, 24,000। अब अगर आप फिनिश गुड्स को एनआरवी पे मेजर करते हो तो रॉ मटेरियल को किस पे मेजर करोगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट, विच एवर इज लोअर। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 10। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी थी? 9.5। ये रही रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कितने पे? 9.5। तो आपने इसको 9.5 पे मेजर किया, हो गया, दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ए लिमिटेड बिगेन प्रोडक्शन इन 2011-12. In 2011-12, it incurred the following expenditure on purchasing the raw material. रॉ मटेरियल परचेज में आपने क्या क्या एक्सपेंस किया? परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ऐड कर देंगे। इंपोर्ट ड्यूटी अदर नॉन रिफंडेबल, ऐड कर देंगे। रिफंडेबल नहीं। फ्रेट कॉस्ट फॉर गुड्स फ्रॉम सप्लाई टू फैक्ट्री ऑपरेशन, ऐड कर देंगे। अनलोडिंग, ऐड कर देंगे। पैकेजिंग, ऐड कर देंगे। ये सब ऐड कर देंगे, ठीक है। ए लिमिटेड रिसीव 530 वॉल्यूम रिबेट फ्रॉम सप्लायर, लेस कर देंगे। तो आपने क्या क्या ऐड किया, क्या क्या लेस किया? जस्ट अ मोमेंट, क्या क्या ऐड किया, क्या क्या लेस किया? ये देखो 38, 3, 22 और 530 लेस किया। आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ गई 42,490। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप एडिशनल कॉस्ट प्रोडक्शन का कर रहे हो, मतलब कन्वर्जन कॉस्ट कर रहे हो। क्या क्या ऐड होगा? बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे कॉस्ट दिए हुए। फैक्ट्री फैक्ट्री जहां लिखा हो सब ऐड होंगे, चाहे वो फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन हो, चाहे फैक्ट्री का कुछ भी हो, चाहे सुपरवाइजर कुछ भी हो, फैक्ट्री होगा तो सब ऐड होगा। फैक्ट्री फैक्ट्री ऐड होगा। तो आपका सैलरी ऑफ मशीन वर्कर, सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन जो फैक्ट्री में ही घूम रहा है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रेंटल, डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल यूज्ड बाय फैक्ट्री सुपरवाइजर, फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के ही, तो ये सब आपने एक्सपेंसेस ले लिए और आपने इन एक्सपेंसेस को ऊपर वाले से ऐड कर दिया। तो आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई 53,950। अलग से कंज्यूमेबल कॉस्ट आपको दिया हुआ है। बस अब वो आपको बोल रहा है जर्नल एंट्री करो। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जहां जहां तुमने डेप्रीसिएशन 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 लिया है उससे तुम्हारी पीपीई गिर रही है, उससे तुम्हारी पीपीई गिर रही है। तो एंट्री के अंदर तुम्हारी ओवरऑल इन्वेंट्री 53,950 930 की है, पर उसमें से इतना पोर्शन ऑफ द कॉस्ट इज बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, इसीलिए हमने क्रेडिट किया 2 पीपी, बाकी कैश में पे कर दिया होगा। दैट्स ऑल, बस यही था इस क्वेश्चन में, और कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये वही है, साइट रीस्टोरेशन। 20,000 हम बियर कर रहे हैं, रीस्टोरिंग द साइट ऑन विच पीपी आइटम वाज लोकेटेड। आइटम पीपी का लोकेटेड है, उस साइट को मैं रीस्टोर करना पड़ेगा आफ्टर फ्यू इयर्स। दिस आइटम वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, and requirement of restoring will arise due to manufacturing। आप रीस्टोरेशन क्यों कर रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में। दो एक्सपेंस होते हैं, इंस्टॉल करने के चक्कर में अनइंस्टॉल करने का एक्सपेंस, या मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में रीस्टोर का एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग किया इसीलिए रीस्टोरिंग करना पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग किसका किया? इन्वेंट्री का, इसलिए 20,000 को आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करोगे। Where the obligation to restore the asset arises due to the use of asset to produce the inventory but not due to asset installation, construction or acquisition, then the such cost will be added to the cost of the inventory। 20,000 जो होगा वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम खुद भी करोगे हो जाएगा। रॉ मटेरियल की कॉस्ट में 400, जीएसटी इनपुट क्रेडिट इज रिसीवेबल, तो 400 में से ये हटा दूंगा तो बचेगा 380। फ्रेट ऐड हो जाएगा, अनलोडिंग ऐड हो जाएगा, तो ये मैं ऐड करूंगा तो कितना होगा? 380 प्लस 40 प्लस 20, ये 440 हो जाएगा रॉ मटेरियल का कॉस्ट। और वही चीज फिनिश गुड्स में चली गई, लेबर में चली गई, डायरेक्ट ओवरहेड मतलब वेरिएबल ओवरहेड में चली गई, और नीचे फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है 4 लाख का। नॉर्मल कैपेसिटी ज्यादा ही है 20,000, तो 4 लाख डिवाइड बाय 20,000, 20 रुपीज मेरा फिक्स्ड ओवरहेड और चला गया। इन चारों को टोटल करो, 440 120 80 20, टोटल कॉस्ट आ गया 660। फिनिश गुड्स का कॉस्ट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट,
अब वो आपको बोल रहा है मेजर करने को बोल रहा है। इन केस अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू फिनिश गुड्स का 800 है, तो हमेशा पहले मेजर किसको करोगे? फिनिश गुड्स को। तो मुझे बताओ, फिनिश गुड्स का एनआरवी 800, कॉस्ट कितना? 660, किस पे मेजर करोगे? 660 मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग बैलेंस। और अगर आप कॉस्ट पे मेजर कर रहे हो तो रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट पे मेजर करोगे, मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग बैलेंस। सेकंड केस, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का एनआरवी 600 है, विच इज लोअर देन द कॉस्ट, तो आप किस पे मेजर करोगे? 600 पे, मल्टीप्लाई बाय फिनिश गुड्स। अब अगर आप इसको एनआरवी कर रहे हो तो रॉ मटेरियल को भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है? 300 और 440, तो 300 मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया। दैट्स ऑल, दिस वाज योर क्वेश्चन। खत्म बेटे, इंड एएस 2 हो गया हमारा स्वाहा, खत्म। सो दैट वाज योर AS2 का डिटेल रिवीजन अलोंग विद द क्वेश्चन। आई होप आपको ये डिटेल रिवीजन अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें जो भी ये नोट्स वगैरह चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पे जाओ, डाउनलोड हो जाएंगे। अच्छा, मैं पिछले कुछ दिनों से बच्चे मुझसे ये मांग रहे हैं कि सर आपका शेड्यूल क्या है? तो मैं आपको बता दूं, शेड्यूल ऐसा कुछ है कि मैं पहले असेट बेस्ड इंड एएस कंप्लीट करूंगा, जिसमें 116 भी आने वाला है, 16 भी आने वाला है, 36 आने वाला है, 105 आने वाला है, ये सब आएंगे। क्वाइटली इसमें शायद इंड एएस 23 भी आएगा, इसमें इंड एएस 41 भी आएगा। तो मैं असेट बेस्ड अच्छे इंड एएस खत्म करूंगा, एंड देन आई विल मूव ऑन टू द सम separate Ind AS like consolidation and business combination, and then special Ind AS like financial instrument. Then हम Ind AS 21 कवर करेंगे, 33 कवर करेंगे, 33 का मैं बोल नहीं सकता हूं, 21 कवर करेंगे, Ind AS 19 कवर करेंगे, Ind AS 12 कवर करेंगे। तो ये सब मेजर टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे मुझे YouTube पे सुन रहे हैं, अगर आप देख रहे हो ये लेक्चर्स, मुझे अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आप अपना फीडबैक डालोगे, वीडियो को लाइक करोगे, तो मुझे उससे मोटिवेशन जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन होगा हमारा इंड AS 16 PPE का। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।